क्या आप जानते हैं कि हर सफलता के पीछे वो संघर्ष, वो मेहनत छुपी हुई होती है दोस्तों, जिसे किसी ने देखा नहीं होता है। सफलता वही पाते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। आप भी उस सफलता के एक कदम और करीब हो दोस्तों, और हम आपको यही रास्ता दिखाने वाले हैं। महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है दोस्तों, ये एक चुनौती है। एक चुनौती जो आपकी मेहनत, आपके ज्ञान और आपकी दृढ़ता को परखने के लिए है। लेकिन याद रखिए, हर चुनौती को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अंत में विजेता ही बनता है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ परीक्षा से जुड़े सवालों का गहराई से विश्लेषण देंगे दोस्तों, बल्कि आपको वो दिशा भी दिखाएंगे जिस दिशा में आपको लगातार बढ़ते रहना है। और यह वीडियो सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपने सपनों की दिशा तय करने वाला है। तो अगर आप तैयार हैं तो इस संघर्ष को जीतने के लिए, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको वो ज्ञान देंगे जो आपके लिए सफलता का रास्ता खोलेगा। आपके सपने सिर्फ आपकी मेहनत से सच हो सकते हैं दोस्तों, और आज हम उसी मेहनत की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का पूरा क्लास का एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे, और ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के आधार पर ये पूरा क्लास मैंने बनाया है, और पूरा कंप्लीट क्लास है दोस्तों, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज के डेट पे जो टॉपिक्स आपसे पूछे गए, वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो एक एक टॉपिक को हम देखेंगे, इसके बाद में जो है उन टॉपिक्सों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उन पे हम यहाँ पे नजर डालेंगे। सो सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आपको नजर आ रहा है आईपीवी। ठीक है, सो इससे भी आज से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों आईपीवी को। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का एक निष्क्रिय टीका है, ये वैक्सीन है दोस्तों, जो कि पोलियो वायरस से जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यानी कि बच्चों को पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए ये टीका लगाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है, और यह जो है ओपीवी के साथ जो है मिलाकर उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है वोरल पोलियो वायरस। ठीक है, so ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, और खासकर इसके जो फुल फॉर्म है दोस्तों, पूरे नाम है, वो भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये ऐसा पॉइंट होगा, और ये पॉइंट नहीं बल्कि मैं आज वो पॉइंट आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए और पूछे जाने की संभावना 100% है। और कल के डेट पे यदि आपका एग्जाम है दोस्तों, तो ये आप सभी के लिए एक ऐसा क्लास होगा जो कि 50% जो मार्क्स है आपके, वो इन क्लासेसों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन या फिर जो टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, वो बीते एक दो दिन के टॉपिक्स से ही रिलेटेड आते हैं, वही टॉपिक्सों से क्वेश्चन आते हैं। सो कहीं ना कहीं ये क्लास भी आज, कल और परसों के क्लास के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, यह जो टीका लगाया जाता है, ये कब कब लगाया जाता है। सो पहला जो टीका लगता है दोस्तों आईपीवी का, वो लगता है पहला डोज यानी कि पहला खुराक 6 सप्ताह में। और ये क्वेश्चन यदि मैं महिला पर्यवेक्षक की बात करूँ दोस्तों, कई बार बहुत बार पूछा गया है, और एक डेट पे नहीं बल्कि हर डेट पे कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं समय से। इसके बाद में जो है दूसरा खुराक आपसे यहाँ पे पूछा गया। दूसरा खुराक आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि दूसरा खुराक जो है 14 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, बूस्टर डोज होता है, जिसे लगाया जाता है 16 से 24 जो है यानी कि 24 महीने में। ठीक है, तो इस प्रकार से आईपीवी का टीका यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, पहला टीका, दूसरा टीका और तीसरा टीका। खासकर आपको सप्ताह यानी कि समय आपको याद रखना है कि पहला खुराक कब दिया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। यह जो टीका है दोस्तों, खासकर बच्चों में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, और इसीलिए बच्चों में यह टीका लगाया जाता है। और खासकर पोलियो वायरस की सुरक्षा को देखते हुए ये टीका यहाँ पे लगाया जाता है। सो आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास होने वाला है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उन क्वेश्चनों की ओर जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। जैसे ही पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि आपसे आईपीवी का टीका पहली बार जो है किस आयु में लगाया जाता है। ठीक है, सो ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। सो आपने देखा दोस्तों कि जो आईपीवी का जो टीका है, सबसे पहला जो है कितने समय में लगाया जाता है? 6 सप्ताह की आयु में लगाया जाता है। सो आपने देखा 6 सप्ताह। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के स्लाइड में मैंने आंसर भी आपका यहीं पे लगा के रखा है, ताकि मैं स्लाइड ही दे सकूं आपको। यदि आपका वीडियो देखने के लिए आपके पास में समय नहीं है, तो वो समय बचा के आप ये स्लाइड को, यानी कि ये जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ, इसको आप अच्छा से रिवीजन कर सके। ठीक है, इसलिए आंसर और पूरा पॉइंट इसी में ऐड किया है हमने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पे आईपीवी का जो बूस्टर डोज कहा जाता है, यानी कि तीसरा जो डोज है, इसका जो समय है दोस्तों, वो कब लगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। सो आपने देखा दोस्तों 24 से 16 माह में ये टीका लगाया जाता है।
है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि आईपीवी किस प्रकार का टीका है, तो आपने क्या देखा दोस्तों, निष्क्रिय टीका है। शुरू स्टार्ट में ही आपने देखा ये कैसा है, यानी कि आईपीवी टीका एक निष्क्रिय टीका है। कैसा है, निष्क्रिय टीका है, जो कि पोलियो वायरस के बचाव के, यानी पोलियो का बचाव के लिए दिया ये जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आईपीवी का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि आज के डेट पे जो है मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ लिया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है आईपीवी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। और आईपी का वी का जो मुख्य उद्देश्य आपने अभी देखा दोस्तों क्या होता है, सो आपने देखा पोलियो वायरस की सुरक्षा करना, ठीक है। सो पोलियो वायरस की सुरक्षा करने, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आईपीवी और ओपीवी का संयुक्त प्रयोग किया जाता है, संयुक्त प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीवी, क्वेश्चन यदि थोड़ा सा उसे टफ करना हो एग्जाम में, तो वो आपसे पूछ सकता है जो दोस्तों आईपीवी और ओपीवी है ना, आईपीवी और ओपीवी का जो संयुक्त प्रयोग है क्यों किया जाता है, तो आपको याद रखना है रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए आईपीवी और ओपीवी का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जब तक एग्जाम होगा दोस्तों, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक ना एक डेट पे, एक ना एक शिफ्ट पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम आपको कॉपी करता हुआ वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। सो आपको याद रखना है आईपीवी और ओपीवी का संयुक्त प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी कि रोग प्रतिरोधक को बढ़ाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है दोस्तों, जहां से आज के डेट पे क्वेश्चन पूछा गया, और वो पूछा गया दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में टिटनेस का कारण को लेकर आज के डेट पे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों टिटनेस, टिटनेस क्या, एक गंभीर जीवाणु संक्रमक बीमारी है दोस्तों, जो कि यह जो है कोलेस्ट्रियम यानी कि जो है टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण ये होता है दोस्तों। और यह बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी, धूल और गंदगी में पाया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर ये अधिक फैलता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, और किस बैक्टीरिया से फैलता है ये आपको खासकर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो मुख्य कारण वही है दोस्तों, जो गंदगी के समय, यानी कि गंदगी में हो या फिर धूल मिट्टी में हो और आपको चोट लग गया, तो उस कंडीशन में जो है ये बीमारी हो सकती है, और जो है आपको प्रभावित कर सकता है। इसके बाद में अस्वच्छता, अस्वच्छ या फिर प्रसव या फिर संक्रमण का कारण, कहीं संक्रमण का जो खतरा है, या संक्रमण के कारण कहीं ना कहीं की बीमारी हमें जो है इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। सो आपने देखा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में टिटनेस के कारण, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र में टिटनेस का मुख्य कारण क्या है। सो पहला आपको याद करना है गंदगी में चोट लगना, और सेकंड आपको याद रखना है स्वच्छ प्रसव का संक्रमण, ठीक है। खासकर आपको ये याद रखना है कि जो मिट्टी, धूल और गंदगी में पाए जाने के कारण यानी कि यह बीमारी होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपसे पूछा गया है दोस्तों ऑप्शनों में, जो कि बिना साफ सफाई सर्जरी या इंजेक्शन यदि दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह जो है टिटेनस की समस्या यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है जंग लगे उपकरणों का उपयोग यदि किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी टिटेनस का जो प्रयोग, यानी टिटेनस का खतरा कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ता है दोस्तों। इसके लक्षण क्या होते हैं, खासकर मांसपेशियों में अकड़न और मुंह का बंद होना, और साथ साथ सांस लेने में कठिनाई है। सो ये लक्षण भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में टिटेनस का सबसे सामान्य कारण, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। सो आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है, और ये एक शॉर्ट क्लास है, हो सकता है ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इस क्लास से आपके नंबर तो बढ़ेंगे दोस्तों। मैं ये पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 50% नंबर आपके बढ़ने वाले हैं कल के डेट पे, आगे के डेट पे नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि पिछला डेट से यानी कि जो आज के, यानी कि कल जो पेपर हुआ दोस्तों गया वाले कल, वही टॉपिक्स, यानी कि उस डेट में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उस डेट में जो टॉपिक्स से क्वेश्चन बने हुए होते हैं, वही नेक्स्ट डेट पे हमें टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं आज मैं इतना तैयारी करके आपको दे रहा हूँ दोस्तों मटेरियल, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ये क्लास मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना था, लेकिन मैं काफी लेट बना रहा हूँ और काफी नाइट में बना रहा हूँ, और ये क्लास जो है लगभग 12 बजे के बाद बना रहा हूँ दोस्तों। सो आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, और ये पूरा फैक्ट मैंने निकाल के आप लोगों के सामने रखा है, और इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और ये नाइट में ही अपलोड होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में टिटेनस का सबसे कारण, यानी कि सामान्य कारण वो है दोस्तों गंदगी एवं चोट का लगना, क्योंकि ये गंदगी एवं चोट के कारण ही, यानी कि गंदगी के कारण ही फैलता है दोस्तों, धूल मिट्टी कण इत्यादि के कारण, ठीक है। इसके बाद में टिटेनस बैक्टीरिया आपसे पूछा गया था दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिटेनस की रोकथाम के लिए कौन सा टीका जो है दिया जाता है। सो वो है दोस्तों टीपी टीका, यानी कि डीपी
टीका जो है टिटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में टिटेनस से प्रभावित व्यक्ति में सबसे सामान्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं दोस्तों? उसको दिखाई देती है मांसपेशियों में अकड़न। और ये जो तीनों जो पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसके जो लक्षण है जो दिखाई देते हैं, मांसपेशियों में अकड़न, मुंह का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई, ये भी आपको याद रखना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में टिटेनस का मुख्य स्रोत यदि आपसे पूछे दोस्तों, तो वो है अस्वच्छ उपकरण का प्रसव। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आज की डेट में पूछा गया था दोस्तों विटामिन बी का स्रोत, और सो हो सकता है कल के डेट पे आप विटामिन बी से पूछ ले। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि विटामिन बी जो है और जो सी है ना, विटामिन बी और सी जो है ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये जल में घुलनशील होते हैं। ये आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछ सकता है। और यदि मैं आपसे पूछूं दोस्तों वसा में घुलनशील, सो वसा में घुलनशील बाकी जो बच्चे विटामिन है दोस्तों ए डी ई के, ठीक है, ये हो जाएंगे कैसे? वसा में घुलनशील। ठीक है, सो ये भी आपको याद रख लेना है। और खासकर आज के डेट पे विटामिन बी से पूछा गया था दोस्तों, यानी कि विटामिन बी का स्रोत से पूछा गया था। सो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों विटामिन बी वन, जो कि विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, इस प्रकार से 12 तक हम देखते हैं दोस्तों। सो पहला विटामिन बी वन देखते हैं दोस्तों, और इसका जो स्रोत है अनाज, मांस, दाल। ठीक है, इसके बाद विटामिन बी की यदि हम बात करें दोस्तों, जिसमें कि अंडे और साथ साथ दूध और हरी सब्जियां इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद विटामिन बी फाइव है दोस्तों, इसमें मांस, अंडे और मछली। ठीक है, जिससे जो है पेंटोथेनिक कहा जाता है। अब कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि इससे पहले जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपसे पूछ लिया जाता है। सो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन बी वन को थायमिन कहा जाता है, विटामिन बी टू को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, और विटामिन बी थ्री को नियासिन कहा जाता है। और इसके जो स्रोत है दोस्तों मीट और साथ ही साथ मछली और मीन्स। ठीक है, इसके बाद में जो विटामिन बी फाइव है दोस्तों, जिसे पेंटोथेनिक कहा जाता है। फाइव 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 यानी कि पेंटोथेनिक, आपको याद रखना है। फाइव यानी कि पेंटोथेनिक, जिसमें कि मांस, अंडे, दाल। ठीक है, इसके बाद में विटामिन सिक्स यानी कि विटामिन सिक्स बी सिक्स, जिसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन, आपको याद रखना है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें इसके जो स्रोत है दोस्तों मछली, केला और नट्स। ठीक है, इसके बाद में एनीमिया आता है दोस्तों, एनीमिया बी सेवन, यानी कि ये होता है दोस्तों बायोटीन, है ना, ये कैसे कहा जाता है? बायोटीन। और ये अंडे की दर्जी और नट्स में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बी नाइन आता है दोस्तों, विटामिन बी नाइन, जो कि पालक और ब्रोकली और दालें यहाँ पर यानी कि इसके मुख्य स्रोत होते हैं, जहाँ से विटामिन बी नाइन मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में विटामिन 12 आता है दोस्तों, बी 12 आता है, जो कि मांस, मछली में पाया जाता है। और ये आपसे पूछा जा चुका है जो दोस्तों, जो कि कोबालमिन, आपको याद रखना है। विटामिन बी लास्ट, पहला का आपको याद रखना है थायमिन, लास्ट क्या है? कोबालमिन। यदि विटामिन 5 पूछे आपसे तो क्या आएगा? पेंटोथेनिक। ठीक है, सो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके महत्व की ओर लेके चलता हूं दोस्तों। सो यह जो है मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं विटामिन बी। हाँ, इसके बाद में यदि बात करें दोस्तों जो है नर्व सिस्टम की, नर्व सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं, और त्वचा और बाल और मांसपेशियों जैसी जो संबंधित जो तथ्य है उनको स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों, और आज के डेट में कैसे पूछा गया है? विटामिन बी, अब यहाँ पे आज के क्वेश्चन में विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत आपसे पूछा गया था दोस्तों, सो वो है दोस्तों दूध और मांस, आपने देखा। इसके बाद में विटामिन बी सिक्स का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? सो आपने देखा दोस्तों केला। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत केला माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलते हैं दोस्तों, जिनमें कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन बी का हिस्सा नहीं है? ये आपसे पूछा जा सकता है। सो पहला आपने देखा दोस्तों जो विटामिन बी जो है उसका हिस्सा नहीं है। विटामिन बी आपने देखा दोस्तों, विटामिन बी थायमिन है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन भी है, जो कि विटामिन के रूप में हमने देखा था। विटामिन बी के रूप में एस्कॉर्बिक भी क्या है क्या नहीं। यदि हम नियोसिन की बात करें दोस्तों, तो नियोसिन भी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नहीं। खासकर जो नेगेटिव यानी कि नहीं पूछे जाते दोस्तों, उन क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छा से ध्यान देना होता है। तो एस्कॉर्बिक जो है दोस्तों ये नहीं है। ये अब एस्कॉर्बिक नहीं है तो क्या है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे विटामिन सी को कहा जाता है क्या? एस्कॉर्बिक। ठीक है, इसके बाद में विटामिन बी सेवन की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है बायोटीन। ठीक है, क्या है? बायोटीन है। ठीक है, सॉरी बायोटीन है ये ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन यदि हम देखें दोस्तों, विटामिन बी का मुख्य कार्य यदि आपसे पूछे, तो इस प्रकार से सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। विटामिन बी का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपको याद रखना है ऊर्जावान मेटाबॉलिज्म का निर्माण करना। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है विटामिन बी कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि विटामिन बी समूह कार्य करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के डेट पे एक नया पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बच्चों में चिड़चिड़ेपन के कारण कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। ये सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन निकालने में बहुत मेहनत लगा दोस्तों। मैंने कम से कम 5 से 6 अलग अलग यूट्यूब चैनलों के क्लासेस देखा, अलग अलग स्टूडेंट के बताए गए क्वेश्चन देखा, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन मैंने मिलाया है, उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन रखा है, और उन क्वेश्चनों को तैयार करके आपके बीच में रख रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं मेरा मेहनत बहुत है, लेकिन आप लोगों तक जो जानकारी पहुंचाता हूँ उसी से मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं ऐसे ही क्लासेस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास में करता हूँ, और पहुंचाते रहूंगा दोस्तों। और
यहाँ पे हम समझते हैं चिड़चिड़ापन का कारण जो कि विटामिन ए, यानी कि जो विटामिन है, कौन से विटामिन से जिम्मेदार होते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था, तो वो है दोस्तों विटामिन डी। यानी कि खासकर क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चे यानी कि कोई बच्चे जो होते हैं दोस्तों, जो कि व्यवहार और चिड़चिड़ेपन जैसी जो समस्या या फिर यानी कि ऐसे परिवर्तन जो है अक्सर पोषण की कमी के कारण हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं, और विशेषकर खासकर विटामिन बी6 जिसे कहा जाता है, पायरिटॉक्सिन और विटामिन डी की कमी से के कारण जो है इस प्रकार के जो बच्चों में चिड़चिड़ेपन, थकान और जो है मानसिक असंतुलन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खासकर यदि हम विटामिन बी6 की बात करें दोस्तों, जैसे हम अभी कुछ समय पहले देखा था, जो कि पायरिडॉक्सिन जिसे कहा जाता है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर निर्माण में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर में सहायक होते हैं दोस्तों, और मूड और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, और इसके जो स्रोत है दोस्तों वो अच्छे माने जाते हैं मछली, केला और दाल, ये हमने अभी देखा था। इसके बाद विटामिन डी जिसे सन हम कहते हैं दोस्तों सन लाइट, या भी हम कह सकते हैं दोस्तों जो कि सूर्य से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश के माध्यम से प्राप्त होता है, और मस्तिष्क और नर्व सिस्टम के लिए भी सहायक होता है, और इसे सूर्य का प्रकाश द्वारा प्राप्त किया जाता है, और दूध और अंडे के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था दोस्तों, और इसमें आपसे आपके पास में ऑप्शन डी और बी6 दिया गया था, इन दोनों में से आपको याद रखना था। सो कहीं ना कहीं यदि इससे क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों, या फिर विटामिन डी और विटामिन बी6 से यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में चिड़चिड़ेपन का, यानी कि चिड़चिड़ेपन का जो लक्षण होगा दोस्तों, गुस्सा आना, मूड का स्विंग्स, और साथ ही साथ ध्यान केंद्रित करने में कहीं ना कहीं बच्चे को कठिनाई होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बच्चों में चिड़चिड़ेपन का कारण बनने का, यानी कि बनने वाला प्रमुख विटामिन जो है दोस्तों, वो है क्या आपने देखा? विटामिन बी6, ठीक है, ना कि विटामिन ए, ना ही विटामिन सी, ना ही विटामिन के, बल्कि क्या है? विटामिन बी6 है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, विटामिन बी6 की कमी के कारण क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं दोस्तों? सो वो दिखाई देते हैं चिड़चिड़ापन या थकान, ठीक है। सो इस प्रकार से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे, विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण आपको यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। सो विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं सूर्य का अभाव, यानी कि सूर्य का प्रकाश यदि सही मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में विटामिन डी की कमी होगी, और यदि विटामिन डी की कमी होगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर खासकर इस विटामिन डी के कारण होती है दोस्तों, ठीक है, जो कि बहुत ही आसानी से टूट सकती है, और इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद विटामिन बी6 के प्रमुख स्त्रोतों में कौन सा है, यानी कि प्रमुख स्त्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। वो है केला, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में व्यवहार संबंधित समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है? सो आपने देखा था दोस्तों कि बच्चों में जो मुख्य व्यवहार, यानी कि मुख्य व्यवहार संबंधित जो समस्याएं होती है, वो होती है विटामिन डी और विटामिन बी6 से, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉरी दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे देखा, और इससे क्वेश्चन कैसा पूछा गया था वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। सो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और हो सकता है कि ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, और ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चन जो हर टॉपिक से मैं निकाल निकाल के आप लोगों के तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जहां से लगातार एक नहीं बल्कि चार चार पांच पांच क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए हैं, ठीक है। सो वो क्लासेस आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन यदि हम देखें दोस्तों, बच्चों में व्यवहार संबंधित समस्या का मुख्य कारण, सो विटामिन बी और 6 दोनों आपको याद रखना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सॉरी बी6 और सी डी होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक आपसे पूछा गया तो दोस्तों विटामिन बी से, ठीक है। सो विटामिन बी से, यानी विटामिन से भी हर रोज क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और विटामिन ए से आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यदि हम बात करें दोस्तों विटामिन ए की, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था आपको, ए, डी, ई और के, है ना, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो कि कैसे होते हैं दोस्तों, वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में क्या बताया था मैंने? बीसी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जो कि आपसे शायद पूछ ले, ठीक है। सो ये याद रखना है। इसके बाद में यदि हम विटामिन ई की बात करें दोस्तों, इसी वजह से घुलनशील होता है, ये आप देख लीजिएगा, और ये खासकर आंखों की रोशनी और साथ साथ प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा संबंधित जो त्वचा, यानी कि त्वचा संबंधित जो अंग है, या फिर त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और खासकर विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसके कार्य क्या होते हैं दोस्तों? ये आंखों की रोशनी में सुधार करता है, जैसे रेटिना और कार्यों में सहायक होता है, साथ ही साथ विशेष रूप से कार्य करता है, जिससे कि राष्ट्रीय यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि रात्रि दृष्टि को बनाए रखता है, और इसकी कमी से कहीं ना कहीं अंधत्वता का समस्या हमें देखने को मिलता है, यानी कि रात में दिखना कम हो जाता है, तो वो समस्या होगा दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण। इसके बाद प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करना इसका मुख्य कारण होता है, यानी कि इसका मुख्य कार्य हम कह सकते हैं दोस्तों, और जो कि संक्रमण और बीमारियों से रक्षा करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कोशिकाओं का निर्माण में भी सहायक होता है, जैसे त्वचा, हड्डी और मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। इसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट जो गुण जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्री
रेडिकल से बचाने में सहायक होता है, साथ साथ त्वचा और जो म्यूसिक मेम्ब्रेन्स का स्वच्छ बनाए रखना भी इसका मुख्य हम देखते हैं दोस्तों मुख्य कारण कार्य हो सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों विटामिन ए और इसके मुख्य कार्य जो कि आपको याद रखना है। वैसे बहुत डिटेल में नहीं पूछता है क्वेश्चन, बहुत आसान पूछता है, लेकिन आपको उस पॉइंट को समझना होता है जिससे कि आप उस पॉइंट को अच्छा से समझ के उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए। इसके बाद में इसके स्रोत क्या है दोस्तों, विटामिन ए के पशु यानी कि इसके स्रोत है जो दोस्तों लीवर, अंडे और दूध, यानी कि पशु के आधार पर यदि हम देखें तो। और यदि हम पादप के आधार पर देखें दोस्तों, तो पादप में आपको देखने को मिलेगा गाजर हो गया, पालक हो गया, शकरकंद हो गया, पपीता हो गया, इत्यादि से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में दिखाई ना देना, ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। त्वचा का सूखना किस कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। संक्रमण का खतरा किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में आप क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन यदि आपसे पूछे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आपने देखा दोस्तों गाजर। और ये क्वेश्चन लगातार आपसे विटामिन से पूछे जा रहे हैं, और ये विटामिन आज के डेट पे नहीं आया दोस्तों, लगातार बीते कुछ एक दो दिनों से ये इस विटामिन ए से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपने देखा दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, आंखों की रोशनी को बढ़ाना। ठीक है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में विटामिन ए की कमी से किस अंग का सबसे यानी कि कौन सा अंग जो है किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो आपने देखा था इसके आंख पे। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद विटामिन ए का सामान्य नाम क्या है, तो विटामिन ए का सामान्य नाम जैसे कि हमने देखा था दोस्तों रेटिनॉल। ठीक है, सो विटामिन ए का जो सामान्य नाम क्या है, विटामिन ए का सामान्य नाम रेटिनॉल है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था हाइपर कैल्शियम के कारण हृदय में रोग जो होता है उसका कारण आपको यहाँ पे बताना था दोस्तों। सो हाइपर कैल्शियम के कारण जो है हृदय में होने वाला रोग आपको यहाँ पे बताना था। तो सबसे बता दो दोस्तों, हाइपर कैल्शियम की यदि हम यहाँ पे जिक्र करें दोस्तों, तो हाइपर कैल्शियम तब होता है दोस्तों जब शरीर में कैल्शियम का स्तर सामान्यतः अधिक हो जाता है, और यह स्थिति हृदय पर भी खतरनाक हो सकती है, खतरनाक प्रभाव डालती है दोस्तों। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, हाइपर कैल्शियम का, तो इसका मुख्य कारण आपको देखने को मिलेगा अधिक मात्रा में कैल्शियम या फिर सप्लीमेंट का उपयोग यानी सप्लीमेंट लेना, साथ ही साथ अधिक जो है विटामिन डी का सेवन करना, और जो है यदि हम देखें दोस्तों नेक्स्ट अगला थायराइड ग्लैंड की गड़बड़ी इसके कारण भी कहीं ना कहीं कैल्शियम की जो यानी कि हाइपर कैल्शियम का कारण यहाँ पर बनता है दोस्तों, और हृदय रोग की जो समस्या है यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, और साथ ही साथ किडनी की बीमारी हो गया या फिर कैंसर लंग्स के कारण ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, असफलता यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि आतालता यानी कि हृदय कह सकते हैं कि हृदय में धड़कन अनियमित हो जाती है, और इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। कैसे हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, रक्त में जो है रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, और हृदय की पंपिंग क्षमता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ये पॉइंट डायरेक्ट है, इनको मैं आपको क्या एक्सप्लेन करके बताऊं दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉइंट है, और साइंस के ऐसे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और आपको समझते हुए चलना है। और बार बार यदि आप इन पॉइंटों को देखते हो, बार बार रिविजन करते हो, तो कहीं ना कहीं इन पॉइंटों को आप अच्छे से समझ पाओगे, और इन टॉपिक्स से आप कनेक्ट कर पाओगे, और आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अच्छा, इसका उपचार का क्या रोल है दोस्तों, सो उपचार इसका है कैल्शियम के स्तर को कम करना, यदि अधिक हो गया है तो। इसके बाद में दवाई का सेवन करना, और साथ साथ सर्जरी जैसी जो आवश्यकता है इसके माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। मैं तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि हम क्वेश्चन यहाँ पे देखें दोस्तों कि हाइपर कैल्शियम के कारण हृदय में कौन सी समस्या होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है। सो ये है दोस्तों आतालता। ठीक है, अतालता यानी कि बी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपसे पूछे दोस्तों हाइपर कैल्शियम का मुख्य कारण क्या है, तो हाइपर कैल्शियम का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, विटामिन सॉरी अत्यधिक कैल्शियम का होना। ठीक है, क्या है दोस्तों, अत्यधिक कैल्शियम का उपयोग करना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, सो अत्यधिक कैल्शियम का उपयोग करना। इसके बाद में कैल्शियम की अधिकता किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपने देखा दोस्तों हृदय को, किसको, हृदय को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हाइपर कैल्शियम से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको देखना है दोस्तों हाइपर कैल्शियम से जो है अतालता की जो स्थिति है ये हमें देखने को मिलती है दोस्तों। कैल्शियम की मात्रा को सामान्यतः यानी कि सामान्य करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन को मैं अपना रिपीट करता हूँ दोस्तों कि यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई तो कैल्शियम की मात्रा को सामान्य करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों कैल्शियम की मात्रा को क्या करना चाहिए, इसका कम सेवन करना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक हमें देखने को मिला दोस्तों गर्भवती से, और गर्भवती से भी लगातार क्वेश्चन पूछा गया, और आज जो गर्भवती से क्वेश्चन हमें देखने को मिला था दोस्तों, वो देखने को मिला था कि गर्भवती महिला को कौन सा टीका न लगाने से खतरा होता है ना। तो ऐसा कौन सा टीका जो है गर्भवती महिला को अगर नहीं लगाया जाता है तो खतरा बढ़ता है। ठीक है, सो वो है दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे MRR, इसके बाद में जो है HPV और BCG, और ये ऐसे टीके हैं दोस्तों जो कि आपको हर डेट पे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और ये जब भी गर्भवती से क्वेश्चन यदि पूछा गया तो वो एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन नंबर जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और ये जो
एमएमआर है दोस्तों, पहला शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, यानी कि पहला जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एचपीवी से भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और बीसीजी से भी पूछा गया है। सो आपको गर्भवती महिलाओं के कारण, यानी कि भाई गर्भवती महिलाओं को यदि टीका ना लगाया जाए तो कौन सा खतरा हो सकता है, और वो कौन कौन से वैक्सीन है, कौन से टीके हैं जो गर्भवती महिला को लगाए जाते हैं, यानी कि नहीं लगाए जाते हैं तो क्या कारण बन सकते हैं, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सो सबसे पहले हम नजर डालते हैं दोस्तों गर्भवती महिलाओं वो की ओर। सो गर्भवती के दौरान, यानी कि गर्भावस्था के दौरान कुछ टीकों का लगाना अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि ये माँ और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षा, यानी कि सुरक्षित होते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीके भी होते हैं दोस्तों जिन्हें गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के विकास को प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और वो कौन से टीके हैं दोस्तों, जो कि यदि कोई गर्भवती महिला है तो उस कंडीशन में यदि उसको वो टीके लगाए जाते हैं तो उनसे खतरा हो सकता है, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। सो टीके जो, यानी कि टीके जो गर्भावस्था में नहीं लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से टीके हैं। तो पहला है एमआरआर टीका, यानी कि जीवित वायरस है दोस्तों, यह जीवित वायरस से होने के कारण होता है दोस्तों, जो कि गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए और बच्चों के, यानी कि बच्चों में जन्मजात विकृति उत्पन्न कर सकता है ये, इसीलिए इसे जो है गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, गर्भवती महिला को कौन सा टीका नहीं देना चाहिए। तो पहला एमआरआर टीका, जिसे कहा जाता है मसल्स मैम्स, यानी कि ये टीका आपको याद रखना है, एमएमआर टीका। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पे एचपीवी है, जो कि ह्यूमन, यहाँ पे सकते दोस्तों, जो गर्भ इस वैक्सीन को भी गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के समय में इस वैक्सीन को नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों, है ना। से इसकी सुरक्षा की पुष्टि नहीं होती है और इसका टीका भी गर्भावस्था के दौरान नहीं दिया जाता है। यहीं पे यदि हम बात करें दोस्तों बीसीजी की, तो बीसीजी का भी टीका जो है यहाँ पे जो है गर्भावस्था के दौरान नहीं दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है दोस्तों, परंतु गर्भावस्था के दौरान यदि हम कहें तो ये खास प्रमाणित नहीं होता है। इसके बाद में ओरल वैक्सीन, यहाँ कह सकते दोस्तों, जो कि ओपीवी का जो टीका है वो, इसके हम बात करें दोस्तों, ये भी जीवित वायरस से होने के कारण जो है प्रसव के दौरान इसकी समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए इसे नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने कारण रखा दोस्तों, और कौन से विटामिन, कौन से वैक्सीन है जो कि नहीं दिए जाते हैं। सो आपने देखा दोस्तों, पहला जो वैक्सीन हमने देखा था एमएमआर वैक्सीन, जो कि नहीं दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम देखा दोस्तों एचपीवी वायरस, जो कि सॉरी वैक्सीन, जो कि नहीं दिया जाता है। इसके बाद में बीसीजी वायरस, जो कि नहीं दिया जाता है गर्भावस्था के दौरान। इसके बाद में हमने देखा दोस्तों ओपीवी वायरस है ना, कौन सा ओपीवी वायरस, जो कि ये भी गर्भावस्था के दौरान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरे पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की ओर, और हम यहाँ पे देखते हैं इससे सुरक्षित टीके कौन कौन से दोस्तों। हमने देखा कि ये टीके नहीं है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान नहीं लगाए जाते हैं, तो लगाए कौन से जाते हैं वो हम देखते हैं। टिटेनस, डिप्थीरिया और जो पर्टुसिस, ये जो टीके हैं ये लगाए जाते हैं दोस्तों गर्भावस्था के दौरान। फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, इसके साथ साथ में कोविड-19 का टीका जो है गर्भवती महिलाओं को भी लगाया गया था, और डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये मान्यता दी जाती है दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से जो टीके लगाए जाते हैं, कौन से टीके लगाए जाते हैं, सो टिटेनस, डिप्थीरिया और जो है पुटेसिस का टीका लगाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें ओपीवी हो गया, या फिर बीसीजी हो गया, या फिर एमएमआर हो गया, ठीक है। सो ये कुछ वायरस है दोस्तों, जो कि यानी कि जो कुछ वैक्सीन है जो कि गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो ये भी याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो कि गर्भवती महिलाओं में यानी कि महिलाओं को निम्न में से कौन सा टीका नहीं लगाया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों एमएमआर, ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं को चिकन पॉक्स का टीका क्यों दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन आया दोस्तों आपके पास में, जबरदस्त है ना। तो ये लगाया जाता है दोस्तों जीवित वायरस के कारण, है ना, गर्भवती महिलाओं, क्योंकि क्वेश्चन आपको सेम नहीं दे सकते दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, यदि क्वेश्चन यानी कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो कहीं ना कहीं टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत ही अच्छा से हल कर पाओगे। अब यहाँ से पूछा गया दोस्तों गर्भवती महिलाओं को यदि चिकन पॉक्स का टीका, यानी कि चिकन पॉक्स का टीका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों, कारण मैंने बताया था आपको, जीवित वायरस होने के कारण नहीं दिया जाता है। इसके बाद में जो है गर्भावस्था में कौन सा टीका सुरक्षित माना जाता है। तो आपने देखा दोस्तों टीडीपी का जो टीका होता है ये जो है सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम देखते हैं दोस्तों एचपीवी का जो टीका है गर्भवती महिला को क्यों नहीं देना चाहिए। तो आपने देखा था इसकी पुष्टि जो है यानी कि इसका सुरक्षित पुष्टि नहीं की जा सकती है गर्भावस्था के दौरान। इसके बाद में ओपीवी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये भी गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं को नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह जीवित वायरस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले वैक्सीन और नहीं दिए जाने वाले वैक्सीन मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो यहीं से पॉइंट पूछे गए हैं और यहीं से आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया था दोस्तों मच्छर से पूछा गया था, जो कि मादा मच्छर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मादा मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि महिला, यानी कि महिला मच्छर हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि मादा मच्छर जिसे कहा जाता है। मादा मच्छर विभिन्न
रोगों यानी कि विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाने के लिए उत्तरदायी होता है, विभिन्न प्रकार के यानी कि विशेष प्रकार के मच्छर जो होते हैं दोस्तों, जो रक्तचाप को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मलेरिया, और मलेरिया जो दोस्तों खासकर यहाँ पे जो है मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जो कि प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण यह फैलता है। इसके बाद में डेंगू की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यह डेंगू वायरस यानी कि डेंगू डेंगू वायरस के कारण को दर्शाता है दोस्तों, जो कि एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके बाद में चिकन पॉक्स आता है दोस्तों, ये भी एडिस या फिर हेपेटाइटिस, या हम कह सकते हैं कि एजेप्टी यानी कि एजेप्टी वायरस के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जीका वायरस हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि जीका वायरस के कारण होता है, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि फाइलेरिया है, जो कि फाइलेरिया किसके काटने से होता है दोस्तों, जो कि ये होता है क्लूलेक्स के काटने से होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण कौन सा है, कौन सा वायरस है, तो ये वायरस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आपको याद रखना है। इसके रोकथाम की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, आपको मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, और जल मलाव जैसी जो समस्या है उसको स्वच्छ करना चाहिए, जिससे कि मच्छर ना फैले, और कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, और मच्छर भगाने की स्कीम यानी कि या क्रीम या फिर बहुत सारे जो केमिकल जो साधन है, या कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ से जिनके माध्यम से मच्छरों को भगाया जा सकता है, उनका उपयोग आपको करना चाहिए। सो ये पूरे पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों, एडिस मच्छर के काटने से कौन सा जो है बीमारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और कौन-कौन से वायरस से कौन सी बीमारी, या कौन से जो है कौन से मच्छर के काटने से कौन सा वायरस के कारण बीमारी होती है, वो आपने देखा। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर आपने देखा दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनोफिल्स, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि डेंगू और चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों एडिस मच्छर के कारण, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। पाइलेरिया किसका कारण, यानी कि पाइलेरिया रोग का कारण आपको बताना है दोस्तों, जो कि जो है परजीवी मच्छर के कारण होता है। इसके बाद में जीका वायरस फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, आपसे पूछा गया, तो ये भी एडिस मच्छर है दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मलेरिया का कारण आपसे पूछा गया दोस्तों, मलेरिया कैसा, मलेरिया का कारण है दोस्तों परजीवी के कारण, है ना, परजीवी के काटने के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में विटामिन ए के अनुपूरक जो है आपसे पूछा गया दोस्तों, वैसे विटामिन ए के बारे में मैंने बता दिया था, ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। विटामिन ए एक अवसायक वसा, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जैसे कि एडीई के मैंने आपको बताया था, ये एडीई के जो है वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील है बीसी, ठीक है। इसको मैंने बहुत बार बता दिया है, सो अब तो याद हो ही गया होगा आपको। इसके जो मुख्य भूमिका जो होती है दोस्तों विटामिन ए का, वो होता है रेटिना 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 में जो रोडिफिन्स होते हैं दोस्तों, उनको प्रोटीन के यानी कि उनमें प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में ना दिखने की जो समस्या है उसको रोकता है, यानी कि जो है उसे सही करने में सहायक होता है। साथ ही साथ इन्फ्लू यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि सही होगा, तो कहीं ना कहीं रोग हमें ज्यादा नहीं होंगे दोस्तों। इसके बाद में विकास और प्रजनन में सहायक होता है, यानी कि हड्डियों के विकास और प्रजनन में भी सहायक होता है दोस्तों। और त्वचा और उत्तक को संबंधित जो समस्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो देखने को मिल रहा है आपको विटामिन ए की कमी के कारण। तो पोषक तत्व और कुपोषण का कारण, जो कि गरीबी और कुपोषण का कारण, कुपोषण जो है पोषण युक्त पदार्थ सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते, वसा के अवशोषण में समस्या कहीं ना कहीं होता है। तो इस कारण जो है विटामिन ए की कमी हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और विटामिन ए की कमी के लक्षण क्या दोस्तों, और कमी के लक्षण और इसकी कमी के कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, रतौंधी और त्वचा की समस्या हमें देखने को मिल सकती है, और संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और बच्चों में विकास की कमी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दोस्तों। इसके स्रोत क्या है उस पर हम नजर डाल लेते हैं दोस्तों। मछली जो है, अंडा, लीवर, दूध, है ना, वनस्पति के आधार पर गाजर, पालक, और मीठा यानी कि आलू या फिर कद्दू हम कह सकते हैं। सो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन ए की कमी से कौन सा खतरा बढ़ जाता है, वो बढ़ता है दोस्तों कौन सा, तो आपको याद रखना है रतौंधी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन होगा। इसके बाद में विटामिन ए की पूर्ति के लिए कौन सा स्रोत सर्वोत्तम होता है, सो आपने देखा दोस्तों विटामिन बी यानी कि मछलियों का तेल, ठीक है। इसके बाद में विटामिन ए की कमी से बच्चों में क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो वो होती है दोस्तों विकास की कमी यहाँ पे बच्चों में हमें देखने को मिलती है। और भारत में विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया है, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पूछा गया दोस्तों, और ये है आपका 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले समस्या आपको बताना था, जो कि ये है रतौंधी को उत्पन्न करता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी। इसके बाद में एनीमिया से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो कि एनीमिया को हम यहाँ पे देखते हैं, और एनीमिया की कमी से होने वाले रोग आपसे पूछे गए थे दोस्तों। हम समझते हैं एनीमिया को। एनीमिया की ऐसी स्थिति होता है दोस्तों जिसमें कि जो है हीमोग्लोबिन या फिर लाल रक्त कणिकाओं की कमी यहाँ पे हमें महसूस होती है, या कमी होती है उस समस्या, यानी कि यह समस्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों। और यहाँ खासकर आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। सो ये पूछा जा सकता है, आयरन विटामिन की कमी के कारण, विटामिन बी 12 की कमी के कारण, और फोलिक एसिड की कमी के कारण, ठीक है। सो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और आप सभी को अपने फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि
इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ का लिंक दे दिया करता था दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि मुझे भी समय बचाना होता है, उसके बाद में आप लोगों के लिए क्लासेस बनाना होता है। सो मैंने ये समय को बचाते हुए जो है अब एक टेलीग्राम का लिंक बनाया है दोस्तों, जो कि आपको डायरेक्ट वही पूरा मटेरियल वहाँ पे देखने को मिलता है, और हर रोज बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो एनीमिया के कुछ प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। पहला एनीमिया का प्रकार होता है दोस्तों आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, ठीक है, जिसमें सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है, और आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण यहाँ पर होना बंद हो जाता है, यानी कि निर्माण नहीं हो पाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेगा यानी कि मेगा लो ब्लास्टिक एनीमिया, जो कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मेगा जो है लो ब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में हेमोलिटिक एनीमिया जो है उसकी की लाल रक्त कणिकाओं को तेजी से नष्ट करता है, जिसके कारण जो है ये बीमारी हमें ये एनीमिया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि अस्थि मज्जा की खराबी के कारण ये हमें देखने को मिलता है। इसके लक्षण हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों फटाफट, और ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कमजोरी, थकान या कमजोरी, इसके बाद में पीली त्वचा और सिर दर्द, या फिर चक्कर आना, या फिर सांस लेने में कठिनाई, इस प्रकार के लक्षण हमें एनीमिया से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनीमिया की रोकथाम क्या है दोस्तों? आयरन युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे पालक, गुड़ और दाल। इसके बाद विटामिन बी 12 यानी कि विटामिन बी 12, फोलिक एसिड का खुराक हमें लेना चाहिए, साथ ही साथ समय समय पर रक्त का परीक्षण करते रहना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूं दोस्तों, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? आयरन की कमी से जो है आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जिसका राइट आंसर जो होगा एनीमिया की कमी, यानी कि एनीमिया की कमी से एनीमिया होता, सॉरी, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया में सामान्य लक्षण आपसे पूछा गया दोस्तों, आपने देखा था थकान और कमजोरी। इसके बाद में एनीमिया बी 12 की कमी से होने वाला एनीमिया कौन सा है? आपने देखा था दोस्तों, जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि सेकंड ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपने देखा था दोस्तों क्वेश्चन, जो कि हेमोलिटिक एनीमिया का कारण आपको यहाँ पे बताना है। सो आपने देखा दोस्तों, जो यानी कि हेमोलिटिक जो एनीमिया है उसका कारण क्या देखा था? लाल रक्त कणिकाओं का टूटना, यही कारण होता है कि हेमोलिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद में एनीमिया यानी कि आयरन की कमी को रोकने का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, और ये उद्देश्य है दोस्तों आयरन युक्त आहार का सेवन करना, है ना। सो ये है इसका मुख्य उपाय, ठीक है, यानी कि कमी को रोकने का उपाय है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया दोस्तों 10 टॉपिक्स। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है दोस्तों किडनी से, जो कि आपसे पूछा गया है, और किडनी में भी खासकर शिशुओं में होने वाले रोग से पूछा गया दोस्तों। सो ये आप देख लीजिएगा। सो यदि हम बात करें दोस्तों किडनी रोग की, ये शिशुओं में तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब किडनी या गुर्दा जो है ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? स्थिति में जन्मजात या फिर ग्रहित हो सकता है दोस्तों, या फिर किडनी का कार्य शरीर में विषाक्त विषाक्त पदार्थ या फिर जो है अनावश्यक द्रवों को निकालना होता है इसके माध्यम से। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये कंडीशन कब आता है? सो आपको याद रखना है, शिशुओं में जब किडनी या गुर्दा जो है कार्य करना बंद कर देता है, इस कंडीशन में इस प्रकार की जो समस्या है बच्चों में हमें देखने को मिलती है, खासकर नवजात शिशुओं में, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नवजात शिशु में किडनी रोग के कारण, यानी कि किडनी रोग का कारण क्या होता है दोस्तों? पहला तो जन्मजात दोष, यानी कि कहीं ना कहीं किडनी की संरचना में विकृति हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ मूत्र रोग का जो है अवरोध, साथ ही साथ जो है पॉलिसिटिक किडनी एडीज, यानी कि एडिजिस का कारण हो सकता है। और इसके अधिग्रहण के कारण यदि हम देखें दोस्तों, जन्मजात के कारण 3 देखने को मिलेंगे। पहला, किडनी की संरचना यदि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। मूत्र मार्ग का अवरोध होने के कारण भी ये हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में पॉलीसेकेराइड्स जो एडीज जो होती है दोस्तों, यानी कि किडनी डिजीज जो होती है, इसके कारण भी हो सकता है। इसके बाद में अधिग्रहण, यानी कि अधिग्रहित संक्रमण, अधिग्रहित के कारण, तो पहला मूत्र का संक्रमण होने के कारण नेफ्रोटिन सिंड्रोम के कारण हो सकता है। साथ ही साथ ग्लोमेरुलो यानी कि ग्लोमेरुलो ने नेफ्राइटिस के कारण भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो कभी कभी कुछ जो पॉइंट ऐसे देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होता है। खैर हम यदि उसे बार बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। खैर वैसे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों तक सटीक और सही ईमानदारी से जानकारी पहुंचा पाऊँ, ताकि आपका समय बचे और आप ईमानदारी के साथ में उन पॉइंटों को देख सके और आपका लक्ष्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य होता है। और हर टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इस प्रकार से मैं कार्य करता हूँ दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा तीव्र किडनी विफलता, ठीक है। सो तीव्र किडनी विफलता का ये कारण हमें देखने को मिलता है। ये दोनों आप याद रख लेंगे दोस्तों, जो कि आपको दिया गया है। किडनी यानी कि किडनी रोग के कारण, यानी कि शिशु में किडनी का जो रोग है, किडनी रोग का जो मुख्य कारण 2 पॉइंट हमें देखने को मिलता है, एक जन्मजात दोष और एक होता है अधिग्रहित दोष, ठीक है। इसके लक्षण क्या था दोस्तों? मूत्र में कमी या फिर बंद हो जाना, ये इसका लक्षण हमें देखने को मिलता है। शरीर में सूजन, जैसे कि हाथ पैर में, चेहरा में सूजन, इसके साथ में भूख न लगना और वजन की कमी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्या है, ये खासकर हमें बच्चों में देखने को मिलता है।
मिलता है। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर का होना भी जो है इस प्रकार की समस्या का कारण को दर्शाता है दोस्तों। इसके बाद में इसका उपचार क्या है, दवाइयों का लगातार उपयोग करना है, यानी कि संक्रमण को ठीक करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। डायलिसिस यानी कि किडनी की विफलता की स्थिति में जो है इसका उपचार किया जाना चाहिए। सर्जरी, जैसे कि यदि मूत्र मार्ग में अवरोध है तो कहीं ना कहीं सर्जरी के माध्यम से उसे सही किया जा सकता है। और पोषण का खास देखभाल करना चाहिए, सही पोषण और तरल पदार्थों को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों शिशुओं में किडनी रोग का सबसे सामान्य कारण क्या है, वो है दोस्तों जन्मजात दोष। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन। इसके बाद में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा लक्षण शिशुओं में किडनी रोग का संकेतक नहीं है पूछा गया है। तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मूत्र की कमी, यानी कि मूत्र में कमी, भूख न लगना और शरीर में सूजन, ये सब कैसे हैं, ये शिशु किडनी के कारण है। ठीक है, और यदि हम बुखार की बात करें दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसके बाद में जो है सिटी किडनी जो है डिजीज का संबंध आपसे पूछा गया दोस्तों। आपने देखा था कि किडनी में सिस्ट का निर्माण यहाँ पर होता है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो दोस्तों, यदि किडनी जो है पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देती है तो निम्नलिखित में से किस उपचार की आवश्यकता होती है, तो वो है दोस्तों डायलिसिस। ठीक है, कौन सी होती है, डायलिसिस होती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है शिशुओं में अधिग्रहित किडनी रोग का कारण हो सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाता है। सो वो है दोस्तों नेफ्रोटिक, है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा दोस्तों शिशु किडनी से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कैल्शियम के सोर्स। सो कैल्शियम के सोर्सेस से भी आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कैल्शियम में क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण खनिज हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि हड्डी और धातु को मजबूत करने में सहायक होता है और इसके अलावा मांसपेशियों और कार्य प्रणाली और नर्व प्रणाली को भी मजबूत बनाए रखता है। साथ साथ रक्त के जमने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कैल्शियम के कार्य और कैल्शियम क्या है। इसके बाद में कैल्शियम के जो मुख्य सोर्स होते हैं दोस्तों वो होता है दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके बाद में फल और नट्स हो गया, या फिर समुद्री भोजन, या फिर कैल्शियम। ठीक है, तो ये हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जो दूध और डेयरी जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, जिसमें दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी हो गया, उसके बाद में सरसों के पत्ते हो गए, इसके बाद में जो है फलियां की यदि हम बात करें दोस्तों, सोयाबीन, तिल्ली और चिया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। नट्स में यदि हम देखें दोस्तों, या फिर बादाम में यदि देखें तो बादाम या फिर अखरोट जो है ये इसके मुख्य कारण, यानी कि मुख्य तत्व होते हैं जो कि कैल्शियम के। इसके बाद में समुद्री भोजन यदि हम देखें दोस्तों, समुद्री भोजन में रूप में देखने को मिलेगा मैमल्स, यानी कि जो है सैल्मन मछली होता है और जो खास अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद में सर्डीन जो है दोस्तों, ये कैल्शियम का स्रोत माना जाता है। कैल्शियम सप्लीमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या फिर कैल्शियम साइट्रेट। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि आपको याद रखना है कैल्शियम के। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण होने वाले रोग कौन कौन से। पहला जो रोग हमें देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और भंगुर हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, यदि आपकी हड्डी टूट गई है ना, या फिर यदि कहीं आप गिर गए तो कहीं ना कहीं हड्डी की टूटने की संभावना अधिक होती है इस कंडीशन में। ठीक है, और हाइपो कैल्शिया जो बीमारी है ये यानी कि यह भी बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होता है और इसमें जो है कैल्शियम, रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों। दांतों का कमजोर होना कहीं ना कहीं ये भी कैल्शियम की कमी को दर्शाता है, जिसके कारण दांत टूटते हैं और खराब होते हैं। ठीक है, कैल्शियम की भूमिका क्या है दोस्तों, कैल्शियम की भूमिका हड्डियों और दांतों की संरचना को बनाए रखना और मांसपेशियों के संकुचन को जो है अच्छा से रखना होता है। नर्व सिस्टम यानी कि नर्व जो है सिंगलिंग को क्या करना है दोस्तों, इनको बनाए रखना। इसके साथ साथ हार्मोन्स का स्राव करना या फिर रक्त का थक्का बनाने में जमाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी भूमिका है कैल्शियम के, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा होता है, हाइपोकैल्शियमिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन बहुत ही फटाफट देखते हैं दोस्तों। एक टॉपिक को हमें बहुत स्पीड से देखना है क्योंकि क्लास काफी लंबा है, लेकिन हमें पढ़ना तो सभी है क्योंकि आपका एग्जाम है और वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का प्रमुख स्रोत नहीं है आपसे पूछा गया। तो आपने देखा दोस्तों शहद नहीं है, जबकि दूध, पालक और पनीर जो है कैल्शियम का स्रोत माना जाता है। इस बात में कैल्शियम के यानी कैल्शियम के शरीर में कौन सी भूमिका नहीं होती है, तो श्वसन प्रणाली का संचय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि गलत है। ठीक है, और सांस का संकुचन यानी कि मांसपेशियों का संकुचन, रक्त का थक्का न जमना यानी कि थक्का जमना और नर्व सिग्नलिंग का। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कैल्शियम यानी सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों, पनीर में पाया जाता है। ठीक है, सेम इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इसके बाद में ऑक्सी जो है सॉरी
ऑस्टियोपोरोसिस रोग मुख्यतः किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो आपने देखा दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों खसरा का टीका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो खसरा कौन समझते हैं दोस्तों? खसरा क्या है दोस्तों? एक प्रकार से संक्रमित वायरस बीमारी होती है दोस्तों। कैसे होता है? वायरल बीमारी होता है और खासकर ये बच्चों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि बीमारियाँ खाँसने या फिर छींकने के माध्यम से यह फैलता है, ठीक है? और खसरे के संक्रमण के यानी कि संक्रमण से बुखार, खाँसी, नाक बहना या फिर शरीर में लाल दाने पड़ जाना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। और इसके लिए टीका कौन-कौन सा है दोस्तों? यानी कि खसरा का टीका यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों। और ये खसरा का टीका बच्चों बच्चों को खसरे से सुरक्षित यानी कि सुरक्षा देने के लिए लगाया जाता है। और यह टीका बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है, जिससे कि जो है उन्हें खसरा के संक्रमण के खतरा से बचाया जा सकता है। यह टीका है दोस्तों MMR का टीका। अब हमने देखा था दोस्तों जो MMR टीका जो है गर्भवती महिला को नहीं लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। और MR टीका जिसे मसल्स रूबेला कहा जाता है, ये इस रूप में जो है बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, खसरा के लिए। और इसका जो योजना है दोस्तों, पहला जो टीका लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है? सो ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पहला टीका लगाया जाता है 6 से 12 महीने में ये टीका लगाया जाता है, और वो है MR और MMR का टीका। दूसरा जो टीका लगाया जाता है दोस्तों वो लगाया जाता है 16 महीने से 24 महीने के मध्य में, और ये दूसरा डोज होता है। तीसरा जो डोज लगाया जाता है दोस्तों वो लगाया जाता है, सो यहाँ पे 2 ही प्रकार के दो डोज़ लगाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों खसरा खसरा टीका के फ़ायदे क्या हैं? सो इसके टीका के फ़ायदे, तो संक्रमण से रोका जा सकता है और गंभीर संक्रमण जैसे एनीमिया या फिर जो है मस्तिष्क संक्रमण से बचाया जा सकता है, और लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए सहायक होता है, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। खसरा का टीका लगाने के कारण होने वाले रोग क्या है दोस्तों? एनीमिया, मस्तिष्क में सूजन, डायरिया और निर्जलीकरण और अंधापन और साथ-साथ मृत्यु का कारण भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों खसरा को, ठीक है? और कचरा के प्रभाव हमने यहाँ पे देखे, और खासकर क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से पूछे जा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए मैं उन्हीं पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ दोस्तों, जिससे जो कि आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली, है ना? सो इसलिए आपको बहुत कम और फ़िल्टर हुए पॉइंट देखने को मिलेंगे दोस्तों। खसरे का पहला टीका बच्चों को किस आयु में दिया जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको याद रखना है 6 महीने से जो है 12 महीने में दिया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट में बताया था, क्योंकि मैं आपको पुनः फिर से बता दूँ ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है? सो कब दिया जाता है दोस्तों? पहला जो टीका दिया जाता है 9 से 12 महीने में दिया जाता है, ठीक है? इसके बाद दूसरा जो टीका लगाया जाता है दोस्तों 16 से 24 महीने में लगाया जाता है, ठीक है? खसरे का टीका जो है कौन-सा रूप उपलब्ध कराता है? यानी खसरे के टीके का कौन-सा रूप उपलब्ध है? सो वो है दोस्तों MMR, ठीक है? MMR टीका उपलब्ध है, ठीक है? और MR। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो खसरा के टीके का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सो बच्चों में खसरे से सुरक्षा देना होता है, ठीक है? खसरे के टीका ना लगाने पर बच्चों में निम्नलिखित से कौन-सा रोग हो सकता है? सो आपसे पूछ सकता है दोस्तों क्या कौन-सा रोग हो सकता है? ठीक है? सो कौन-सा रोग हो सकता है दोस्तों? डायरिया हो सकता है, अंधत्वता हो सकता है और मस्तिष्क में सूजन, ठीक है? तो इस प्रकार से सभी विकल्प हैं, यानी कि सभी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कौन-कौन सा हो सकता है? तो निमोनिया, मस्तिष्क में सूजन, डायरिया, निर्जलीकरण, अंधत्वता और मृत्यु का कारण, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, ठीक है, खसरा को। इसके बाद में मातृत्व मोटापा को हम देखते हैं दोस्तों, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हम समझते हैं मातृत्व मोटापा क्या है? सो गर्भावस्था के दौरान या फिर उससे पहले हम कह सकते हैं दोस्तों, या फिर उस समय जो है महिलाओं में अत्यधिक वजन होने लगती है, या अत्यधिक वजन होने को दर्शाती है। तो उस स्थिति में जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए कई प्रकार की जो है स्वास्थ्य समस्याएं बन सकती है दोस्तों। और ये मोटापा का कारण जो है या फिर वजन का कारण जो है हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके जो है महिला और बच्चों को दोनों, यानी कि दोनों के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और इसके जो कारण होते हैं दोस्तों, ये होते हैं अनुचित आहार के कारण, यानी कि अधिक कैलोरी की मात्रा जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों की कमी के कारण और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण हो सकता है, जिसमें कि व्यायाम न करना, जो कि गर्भवती महिलाओं को जो व्यायाम जो नियम के आधार पर करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। साथ ही साथ दिनचर्या में केवल जो है आरामदायक या फिर गतिविधि शामिल होना होता है। तो उस कंडीशन में भी कहीं न कहीं मोटापा या फिर वज़न की जो समस्या है, वो हमें देखने को मिल सकती है गर्भवती महिलाओं में। उसके बाद में आनुवांशिक कारण जो है दोस्तों, कहीं न कहीं माता-पिता में उस प्रकार की जो समस्या है या फिर मोटापा का जो कारण है, वो उनमें देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं बच्चों में भी कहीं न कहीं ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हार्मोनल असंतुलन के कारण भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि थायराइड और इंसुलिन की समस्या के कारण ये होते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और मातृत्व मोटापा होने के, यानी कि मोटापा यदि हो जाता है, तो उस कारण कौन सी समस्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों? सो वो देखने को मिलेगा आपको गर्भावस्था में जटिलताएं, यानी कि गर्भकाल में मधुमेह जैसी समस्या, उच्च रक्तचाप और साथ ही साथ प्रीक्लैम्सिया जैसी जो समस्याएं हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है दोस्तों। इस बात पे बच्चों का प्रभाव, यानी बच्चों पर भी बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, यानी बच्चे जो है जन्म से पहले जो है बच्चे का जन्म हो सकता है या फिर बाद में हो सकता है। तो इस प्रकार से कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और जन्मजात विकार भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्रसव में कठिनाइयाँ हो सकती है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में दीर्घकालीन प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि बच्चों में मोटापा और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म की जो समस्या है, मेटाबॉलिक की जो समस्या है, ये इस प्रकार की समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके बाद में मोटापे की रोकथाम
किया जा सकता है दोस्तों उचित आहार यानी कि संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम और नियमित चिकित्सीय परामर्श के माध्यम से हमें जाँच कराते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मोटापे की रोकथाम को रोक सकते हैं गर्भवती महिलाओं में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में कुछ प्रश्नों की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। मातृत्व मोटापा किस प्रकार की जटिलता का कारण को दर्शाता है दोस्तों? तो ये दर्शाता है कौन-कौन से उक्त रक्त यानी कि गर्भवती मधुमेह यानी कि गर्भकालीन मधुमेह और उच्च रक्तचाप और साथ ही साथ पित्तलैम्पेशिया और ये तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे दोस्तों, जो कि मातृत्व मोटापा को जटिलता से बनाते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला मातृत्व मोटापे से बचने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सो वो पड़ेगा दोस्तों जो है समय से पहले जन्म, जी हाँ बिल्कुल, जन्म के समय समय उच्च वजन और सतत जन्मजाति, ये तीनों पॉइंट इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे दोस्तों। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया कि मातृत्व मोटापा को रोकने के लिए क्या उपाय नहीं है? तो दिन भर आराम यदि करते हैं तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये मोटापे के रोकथाम का कोई उपाय नहीं कर सकते हम। इसके लिए संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए और यानी कि नियमित चिकित्सा परामर्श लेना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि मोटापा को रोक सकते हैं मातृत्वता के। तो इसके बाद मातृत्व मोटापा के दीर्घकालीन प्रभाव के रूप में क्यों होता है यानी कि क्यों हो सकता है दोस्तों? तो ये हो सकता है मोटापे के कारण, हृदय सेवा यानी कि हृदय रोग के कारण या फिर मेटाबॉलिज्म की समस्या के कारण। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन-सा जो है मातृत्व मोटापा का कारण नहीं है? यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों नियमित रोगों यानी कि नियमित योग या फिर व्यायाम के कारण हो सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट में यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है? यानी कि मातृत्व मोटापा का कारण नहीं है। सो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि नियमित योग या व्यायाम करते हैं तो कहीं न कहीं मोटापा का कारण आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पूछा गया दोस्तों वायरल यानी कि निमोनिया वायरस से पूछा गया है। सो निमोनिया वायरस को आपको अच्छे से देख लेना है और यहाँ पे निमोनिया वायरस के संक्रमण का कारण जो है संक्रमण यानी कि इसके कारण यहाँ पे बताया मैंने, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर यानी कि जो है रेस्पिरेटरी वायरस, साथ ही साथ जो सार्स वायरस जिसे कहा जाता है CoV2 वायरस, ठीक है? और साथ ही साथ एडेनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये कुछ वायरस है जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा जो है वायरस यानी कि वायरस का फैलाव जो है संक्रमण व्यक्ति के छींकने के कारण फैलता है। दूषित यानी कि दूषित सतह पर यदि आप छूते हैं या फिर बैठते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे होता है, साथ-साथ वायु के माध्यम से ये फैलता है, ठीक है? तो ये याद रखना है दोस्तों। और वायरल यानी कि एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? सो एनीमिया के लक्षण आपको याद रखना है, सांस लेने में कठिनाइयाँ, खाँसी का आना, साथ-साथ बुखार और सीने में दर्द और थकान जैसी जो समस्या है यहाँ पे हमें निमोनिया के कारण दिखाते हैं, यानी कि निमोनिया के कारण हमें लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके रोकथाम क्या है दोस्तों? वैक्सीन के माध्यम से इसका रोकथाम किया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दिया जाता है हर साल यानी कि दी जाती है ये, और उसके बाद में जो है पैरा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के कारण के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। इसके बाद में SARS जो है CoV2 वैक्सीन दिया जाता है दोस्तों, जो कि कोविड-19 वैक्सीन दिया जाता है, जिसके कारण जो है निमोनिया रोग की रोकथाम यहाँ पर हम कर सकते हैं। और RS वैक्सीन होता है। इसके बाद में हिप वैक्सीन, जो कि हिप वैक्सीन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है हिप वैक्सीन, जो कि यह भी निमोनिया के रोकथाम के लिए सहायक होता है दोस्तों, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसका रोकथाम स्वच्छ बनाए रखना है, टीकाकरण वैक्सीन जो है नियमित रूप से लगाना है यानी कि लगवाना है। इसके बाद में स्वस्थ आहार लेना चाहिए और समय-समय पर चिकित्सीय परामर्श लेते रहना चाहिए, ठीक है? सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। सो निमोनिया के कारण निम्न में से कौन-सा वायरल नहीं यानी कि वायरल नहीं होता है? सो आपको याद रखना है दोस्तों हेपेटाइटिस वायरल, ठीक है? इसके बाद में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कब दी जाती है? सो आपको याद रखना है दोस्तों हर साल दी जाती है, जैसे कि आपने देखा। और SARS जो है CoV2 वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन सा देखा था हमने? तो वो देखा था दोस्तों निमोनिया, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है? तो वो है RSV वैक्सीन। और वायरल वैक्सीन जो है दोस्तों, वायरल निमोनिया को रोकने का सबसे अच्छा तरीका सो वो है दोस्तों यानी कि नियमित टीकाकरण, ठीक है? सी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा से क्वेश्चन आज क्रेडिट पूछा गया दोस्तों। इन्फ्लुएंजा को आपको समझना है। इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार से संक्रामक रोग होता है दोस्तों, जो कि खासकर श्वसन को संक्रमित करता है, यानी कि श्वसन ग्रंथियों को श्वसन संक्रमण के रूप में हमें देखने को मिलता है। और ये इन्फ्लुएंजा यानी कि वायरस के कारण होता है दोस्तों, जो कि हम मुख्य रूप से नाक, गले और साथ ही साथ फेफड़ों को प्रभावित करता है। सो ये आपसे पूछा जा सकता है किस अंगों को प्रभावित करता है? और यह इन्फ्लुएंजा सामान्यतः जो है जिसे फ्लू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये संक्रमण जो है हल्के से गंभीर हो सकता है और खासकर बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में खासकर हमें देखने को मिलता है और ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है? तो यह याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा वायरस जो दोस्तों खासकर इन्फ्लुएंजा ABCD वायरस के कारण होता है, ठीक है? और इसमें जो है इन्फ्लुएंजा A और
बी जो है दोस्तों मनुष्य में महामारी का कारण भी बनते हैं। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और संक्रमण का प्रसार है दोस्तों, कहीं न कहीं व्यक्ति छींकता है, खाँसता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। और दूसरी यानी कि ऐसी दूसरी जगह है दोस्तों जहाँ पे आप छूते हो या फिर बैठते हो या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हो, तो उस कंडीशन में इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ लक्षण आप देख लीजिएगा, जैसे बुखार, सिर दर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई, सर्दी जुकाम। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में इसके प्रभाव आप देख लेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा काफी लंबा है, सो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में इन्फ्लुएंजा के बचाव के लिए दोस्तों इसके वैक्सीन यानी कि टीकाकरण के माध्यम से इसका बचाव किया जा सकता है। हाथों को साफ सफाई, चेहरे को यानी कि चेहरे को ना छूना, बार बार ना छूना है ना, यानी कि आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यानी कि कम जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा दोस्तों। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन्फ्लुएंजा वायरस के मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है, सो करता है दोस्तों श्वसन तंत्र को करता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे, इन्फ्लुएंजा जो है विटामिन ए और सॉरी इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस मुख्य रूप से जो है मनुष्य में किसका कारण बनते हैं, महामारी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा इन्फ्लुएंजा का लक्षण नहीं है, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, दृष्टिकोण यानी कि दृष्टि और धुंधलापन। ठीक है, इसके बाद में इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है, सो वो है दोस्तों नियमित टीकाकरण। ठीक है, सो ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, सो इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा के संक्रमण का सबसे सामान्य कारण क्या है, सो आपको याद रखना है दोस्तों, व्यक्तियों में यानी कि व्यक्ति की छींकना या फिर खांसी, ये इसका कारण हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है। सो आपसे पूछा गया था यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है। सो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट में यानी कि यदि अपडेटिंग यानी कि जो अपडेट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जो कि विंडो 10 के लिए यह इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है दोस्तों, जो कि विंडो 10 और उसके बाद में बाद के जो वर्ज़न है उनमें माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए यानी कि रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसमें रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो कौन-सा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों और देख लेना है अच्छा से। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें दोस्तों लॉन्चिंग की, तो ये 2015 में लॉन्च किया जाता है, जो कि विंडो 10 के रूप में लॉन्च होता है। और प्रारंभिक वर्जन जो था दोस्तों ये था ADEG HTML इंजन के आधार पर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी पूरी विशेषता हम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में लॉन्चिंग का प्रक्रिया है वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे विंडो 10 और विंडो 11 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एज किस इंजन पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कौन सा, ये है दोस्तों क्रोमियम। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट अगला इंडियन यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को आधिकारिक रूप से कब बंद किया गया, तो 2022 में बंद किया गया है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एज की विशेषता नहीं है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो इंजन का उपयोग यानी कि जो है प्रेग्नेंट इंजन जो है इसका उपयोग नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन में देखा गया था दोस्तों, यानी कि LASS की क्या कमी है, ये आपसे पूछा गया था, जो कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा, जो कि इसका पूरा डिटेल मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम समझते हैं डिसलेक्सिया को। सो डिसलेक्सिया से आज के डेट में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। सो डिसलेक्सिया को हम समझते हैं, डिसलेक्सिया क्या दोस्तों, एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जिसमें कि व्यक्ति को पढ़ने, लिखने और वर्तने यानी कि समझने में कहीं न कहीं समस्या होती है, साथ-साथ शब्दों को पहचानने में कठिनाइयाँ हमें बच्चों में देखने को मिलती है दोस्तों। और ये एक प्रकार से एक ऐसा समस्या है दोस्तों, जो कि इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं होता है, यानी कि बल्कि मस्तिष्क की उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है, जो कि भाषा को समझने और उसे प्रोसेस करने में सहायक होता है दोस्तों। तो डिसलेक्सिया के लक्षण क्या है, पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, साथ ही साथ लिखने में समस्या हो सकती है, पढ़ने में कैसे शब्दों को पहचानने में समस्या होगी, और बच्चा जो है पढ़ने में यानी कि धीमा होगा, साथ-साथ शब्दों को ठीक से समझ नहीं पाता है। ठीक है, और लिखने में समस्या हो सकती है, साथ ही साथ मेमोरी स्ट्रा यानी कि मेमोरी में समस्या, याद रखने की जो समस्या है, कहीं न कहीं कम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। भाषा प्रोसेसिंग में कठिनाइयाँ और कोऑर्डिनेट्स की समस्या, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों। इसके बाद में जो है डिसलेक्सिया का कारण मस्तिष्क के कुछ हिस्से का विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में होता है, और आनुवंशिक कारण भी कहीं न कहीं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पर्यावरण कारण भी हो सकता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान समस्या यदि है हुआ हो, और साथ ही साथ जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी रही हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो इस प्रकार की डिसलेक्सिया जैसी जो समस्या है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके उपचार आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो कि स्पेशल
इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, और जो है थेरेपी के माध्यम से, और साथ ही साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है इसके उपचार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन और ये पॉइंट आप देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पीड से फटाफट। सो पहला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया का मुख्य कारण आपने देखा दोस्तों जैविक और आनुवंशिक कारण। इसके बाद में डिसलेक्सिया के लक्षण आपने देखा, और जो है शब्दों को पहचानने में कठिनाई। इसके बाद में डिसलेक्सिया यानी कि प्रभावित व्यक्ति के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का। इसके बाद में डिसलेक्सिया किस प्रकार की समस्या है दोस्तों, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया से प्रभावित व्यक्ति किस प्रकार के थेरेपी का उपयोग करता है, वो करता है दोस्तों लैंग्वेज थेरेपी का। ठीक है, so इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। और इसके बाद में आज के डेट पे पूछा गया था दोस्तों मातृ यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। सो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया ऐसा योजना है जिसका उद्देश्य जो है खासकर गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना था। और यह योजना जो है दोस्तों मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए है जो पहली बार माँ बन रही है और जो असंगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, उनको यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। और इसका उद्देश्य है पोषण और स्वस्थ क्षेत्र में सुधार करना, साथ ही साथ आर्थिक सहायता प्रदान करना, और स्वास्थ्य संबंधित जो देखभाल है उनमें सुधार करना। तो ये पॉइंट को आपको अच्छा से देख लेना है दोस्तों इसका पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों इससे क्या लाभ हुआ है। सो इसमें गर्भवती महिलाओं को 5,000 का जो राशि है वो 3 किस्त में दिया जाता है। और आज के डेट पे इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, सेकंड जो किस्त है वो कब दिया जाता है, यानी कि कितना दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। सो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि यह जो है पहला पात्रता यानी कि इसमें 5,000 रुपए का ट्रांसफर किया जाता है, और कितने 3 किस्त में दिया जाता है, याद याद रखना है। और पहली बार गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता को ये दिया जाता है। ठीक है, और सरकारी कर्मचारी और जो संस्थागत कर्मचारी को योजना का लाभ यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, और राशि किस प्रकार दिया जाता है दोस्तों, पहला जो किस्त है वो 1,000 दिया जाता है, उसके बाद में दूसरा किस्त 2,000 दिया जाता है, और तीसरा जो किस्त है दोस्तों 2,000 दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 5,000 कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और पहला जो यहाँ पे आज के क्वेश्चन में दूसरा जो डोज है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया था जो कि 2,000 है इसका। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये आपको याद रखना है जो कि 1 जनवरी 2017 में इस योजना की शुरुआत होती है। और इसके जो मंत्रालय है दोस्तों बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये शुरू किया गया था, और यह असंगठित महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को जो है सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। और मात्र मृत्यु दर और साथ ही साथ मात्र मृत्यु दर को कम करने के तौर पर जो है ये योजना यहाँ पर शुरू की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का उद्देश्य आप देख लीजिएगा जो कि आपने देखा यहाँ पे कि पोषण के यानी बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करना। ठीक है, इसके बाद में जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली राशि जो कि आपने देखा दोस्तों 5,000, यानी कि पहले दिया जाता है 1,000, इसके बाद में दूसरा दिया जाता है 2,000, इसके बाद में तीसरा दिया जाता है दोस्तों वो 2,000 है ना। तो इस प्रकार से टोटल 5,000 होते हैं। ठीक है, सो 3 बार दिया जाता है। और ये दोनों किस्त आज के डेट पे पूछा गया था दोस्तों जो कि 2,000 हो सकता है कि कल के डेट पे आपसे पूछ ले तीसरा किस्त या फिर पहला किस्त, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों मैं आपको। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दूसरा किस्त कितना मिलता है, सो आपने देखा दोस्तों प्रसव से पूर्व यहाँ पे जांच की जाती है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दूसरा किस्त किस स्थिति में दी जाती है, सो प्रसव पूर्व यानी कि जांच के बाद ये दिया जाता है। सो इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की शुरुआत कब हुआ था, सो 1 जनवरी 2017 में आपने देखा दोस्तों। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत किस प्रकार की महिलाओं को लाभ दिया जाता है, सो आपने देखा दोस्तों केवल कर्मचारी यानी कि केवल कर्मचारी आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मातृ वंदन योजना के तहत किस यानी कि किस महिला को लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे इनको नहीं दिया जाता है बल्कि असंगठित महिला और गर्भवती महिलाओं को ये दिया जाता है। ठीक है, ये हमने अभी कुछ समय पहले देखा था। इसके बाद में आप ये रूप पढ़ लीजिएगा दोस्तों जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों डिप्थीरिया को भी वैसे हमने समझ लिया था, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिप्थीरिया भी एक प्रकार से संक्रामक रोग होता है जो कि नाक और गले को प्रभावित करता है, और यह संक्रमण जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये गले खराश और ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला कुछ पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि पहला क्वेश्चन डिप्थीरिया रोग का कारण आपसे पूछा गया है, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में डिप्थीरिया रोग के लक्षण आपसे पूछे गए दोस्तों, कौन से शामिल नहीं है, तो वो सिरदर्द शामिल नहीं होगा। डिप्थीरिया के उपचार में कौन सा महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों एंटीऑक्सी। ठीक है, इसके बाद में चौथा है डिप्थीरिया से बचाव के लिए किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है डीपीटी का टीका। ठीक है, वैक्सीन। ठीक है, डीपीटी का वैक्सीन पहला डोज बच्चों को किस आयु में दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है किस आयु में दिया जाता है, 6 सप्ताह की आयु में दिया जाता है। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से आज के क्वेश्चन देखे गए थे दोस्तों। सो आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख लीजिएगा
जो कि इसका स्लाइड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अधिनियम से आज से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि घरेलू अधिनियम यानी कि घरेलू हिंसा से क्वेश्चन आज से आज की डेट में पूछा गया दोस्तों। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो कि यह अधिनियम, इसका पूरा उद्देश्य और पात्रता, ये पूरा फैक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में योजना से क्वेश्चन जो है आज की डेट में पूछा गया था, तो योजना भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से पूरा स्लाइड आपके लिए है दोस्तों, और बहुत अच्छे से बनाया गया है। क्लास काफी लंबा हो गया क्योंकि मैंने इस क्लास में वो फैक्ट डालने का प्रयास किया था जो कि आपसे बार बार पूछा गया था। इसके बाद में विकलांगता से आज के क्वेश्चन, कुछ आज की डेट के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ लाभ हानि के क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिले हैं, वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया है। श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे गए तो उसको व्यवहारिक से यहाँ पढ़ लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में, जो कि आपसे पूछा गया था विटामिन के बारे में, सो ये भी आप देख लीजिएगा, जो कि विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, जो कि अलग अलग होते हैं। दहेज प्रथा अधिनियम से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जो कि आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है, जो कि 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम यानी कि निषेध अधिनियम सरकार के द्वारा लागू किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो धाराएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी धाराएं हैं और क्या सजा का प्रावधान है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना से आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1951 के मध्य में। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आया था और इसका मुख्य कार्य क्या था, ये पूरा फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नवीन स्थिति जो है पंचवर्षीय योजना का, वो हमें देखने को मिलता है 2017 से 2022 के मध्य में, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्ण से 12वीं पंचवर्षीय योजना को बंद किया जाता है, और अब यहाँ पे जो है यानी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समाप्ति होती है 2017 से 22 के मध्य में, ठीक है। और स्थायी विकास लक्ष्य जिसे कहा जाता है एसडीजी के द्वारा यहाँ पे तय किया गया है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन कुछ स्पीड से देख लेते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपने देखा दोस्तों, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आप यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो कि आपने यहाँ पे देखा था, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, यानी कि भारी उद्योगों का विकास करना था, ठीक है। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, उद्योगीकरण का था, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। क्लास थोड़ा सा काफी लंबा हो गया और लेट भी हो गया, क्योंकि इस क्लास को बनाने में काफी मुझे समय लग गया। फिर भी मैंने आप लोगों तक क्लास पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे कि आप जो है यहाँ से पढ़ सके, और पढ़ने के बाद में आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। और हो सकता है कि कल के डेट में मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, सो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा अगले डेट पे जिनका भी एग्जाम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।